टैकल करने के बजाय उसने क्या किया, उन पे अटैक करवा दिया, जो उनकी आर्मी थी, कैवलरी थी, उन पर अटैक कर दिया। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है इससे लोगों जो थे और डिसकंटेंटमेंट क्रिएट हो गया था लोगों में, वो और नाराज हो गए थे अपने किंग से। देन किंग ने डूमा जो था उसको भी सस्पेंड कर दिया था, जो वहाँ की पार्लियामेंट थी उसको भी सस्पेंड कर दिया। तो इससे लोगों का जो था एक और जो है डिस्ट्रस्ट जो है वो ग्रो हो गया अपने किंग को लेकर, कि जो किंग है वो किसी भी तरह से अपने जो है पब्लिक के लिए कुछ भी वो नहीं करेगा। इससे क्या हुआ कि पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और ये बात जब किंग को पता चली तो इसके जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने उनको एडवाइस दिया कि आप जो है यहाँ से अभी भाग जाइए, मतलब निकल जाइए। तो जिसको हम कहते हैं एब्डिकेटेड। तो वो 2 मार्च जो था, फरवरी 2 मार्च को जो आपके किंग जार था वो वहां से रशिया से भाग गया। देन उसके बाद क्या हुआ, इसी को फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कहा जाता है, कि फरवरी में जो भी मतलब कंडीशंस हुई जिसकी वजह से राजा को देश छोड़ के भागना पड़ा और रशिया से किंग का रूल खत्म हो गया, इसी को हम कहते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। उसके बाद एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई जिसके प्राइम मिनिस्टर बनाया गया केरेंस्की, उनका नाम था केरेंस्की, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और ये जो गवर्नमेंट थी ये किसके ग्रुप से बनी थी, सोवियत एंड डूमा में। जो पहले जो आपको इतना समझ में आ गया हो ना, डूमा क्या है, जैसे हम इंडिया में पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, वैसे ही वहाँ पे डूमा कहा जाता था रशिया में। तो जो पहले के जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के डूमा के और जो सोवियत के मेंबर्स थे, उन्होंने मिलकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया रशिया में, और उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बने केरेंस्की। और इसमें वर्कर्स, विमेन वर्कर्स, सोल्जर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स सब जो है उनकी भागीदारी थी, सबकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ फरवरी रेवोल्यूशन का, ये मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ कल का जो हमने पढ़ा। तो आपने पढ़ा 1917 का फरवरी रेवोल्यूशन। अब इसके बीच में कुछ और चीजें डेवलप होंगी, जिसके बाद आगे चल के अक्टूबर में रेवोल्यूशन होगा। तो ये क्या हुआ, मतलब अब किंग तो हट गया, किंग के बाद वहां पे एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो थी, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहां पे स्टैब्लिश की गई। लेकिन आगे चल के इस गवर्नमेंट से भी जो है लोग नाखुश होने वाले थे, डिसकंटेंटमेंट बढ़ने वाला था। क्या सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि आगे चलकर इस गवर्नमेंट को भी हटाया जाएगा। तो फिर क्या हुआ, पहले तो ये जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई, इसके इफेक्ट्स क्या हुए 19 फरवरी रेवोल्यूशन के। ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, जो भी लिमिट बाधाएं बनाई हुई थी पहले के किंग ने, उसको हटा दिया गया। जगह जगह सोवियट्स बनाए गए, जो आपके फैक्ट्री वर्कर्स थे या जो भी इंडस्ट्रीज थे उनको, सोल्जर्स थे उनको अपना ग्रुप बनाने के लिए परमिशन दे दी गई। देन the provisional government saw its power declining and Bolshevik influence grow. It decided to take stern measure against the spreading discontentment. ठीक है, देखो तो इतने सारे चेंजेस तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कर दिए, बट रशियन सोसाइटी में जो आपको बॉल्शविक पार्टी थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वहाँ की जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, बॉल्शविक्स एंड मेंशविक्स। तो उसमें जो बॉल्शविक्स थे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, और इससे क्या था कि मतलब पूरे रशिया में जो है बोल्शेविक्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा था। और ये बात जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट को समझ में आ गई थी कि ये जो है बोल्शेविक पार्टी वो हमारे जो है सरकार को हटा सकती है, इसीलिए उन्होंने उनके खिलाफ स्टर्न जो है एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्टेड अ वेरी स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द दिस बोल्शेविक पार्टी। नाउ अब हम बोल्शेविक पार्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। बोल्शेविक पार्टी में के जो लीडर थे वो थे व्लादिमीर लेनिन, जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया था। पहले अब हम इनकी देखो, यहाँ पे इनकी पिक्चर, यू कैन सी हिम इन द पिक्चर आल्सो। एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे, तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे रशिया के, वो थे केरेंस्की, जिनकी फोटो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अब व्लादिमीर जो थे वो रशिया में आए हैं अप्रैल 1917 में, क्योंकि पहले ही इनको रशिया से हटा दिया गया था। ठीक है, तो लेनिन जो है वो वापस आए रशिया में, और एंड ही इन 1917 अप्रैल, जब ये फरवरी रेवोल्यूशन हो गया, जार हट गए, तो उसके बाद उनको मौका मिल गया, वो वापस जो है रशिया आ गए। देन ही गेव लेनिन्स अप्रैल थीसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अप्रैल थीसिस। व्लादिमीर लेनिन ने 3 चीजों का नारा दिया, उसको कहा जाता है, इट इज फेमसली नोन एज अप्रैल थीसिस। अब अप्रैल थीसिस में क्या है, 3 चीजें थी वो आप पढ़ोगे इसमें। जैसे उन्होंने कहा था कि जो भी आपके बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर देना चाहिए, जितने भी रशिया में बैंक्स हैं उनको सरकार के अंडर में चले जाना चाहिए, जो भी एक्सेस जमीनें हैं किसानों के, बड़े बड़े जमींदारों के पास, वो उनसे छीन लेनी चाहिए, और जो भी गरीब किसान है उनके बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। इसको हम कहते हैं अप्रैल थीसिस। नाउ अप्रैल थीसिस मतलब बेसिकली ये लेनिन की डिमांड थी। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट से ये पूरे रशिया में उन्होंने एक नारा चलाया था कि हमें ये 3 बदलाव रशिया में लेकर आने हैं।
होता है ना, हर पार्टी का एक अपना एजेंडा होता है जिसपे वो चुनाव लड़ती है। उसी तरह से जो लेनिन की पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी, उसका 3 मेन इंपॉर्टेंट जो एक वो था, वो यही था कि बैंक्स को नेशनलाइज कर दो, जो है एक्सेस जमीनें छीन ली जाए, और आगे क्या है वो हम देखते हैं। देन 500 सोवियत रिप्रेजेंटेटिव सेंट टू सोवियत कांग्रेस इन जुलाई 1917, पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ बोल्शेविक्स वर स्टर्नली सप्रेस्ड। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो बोल्शेविक पार्टी, इट वाज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन रशिया अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन, बट इट वाज नॉट डाइजेस्टेड बाय द दिस जो आपकी ये थे प्रोविजनल गवर्नमेंट। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी अंडर करेंस्की, वो बहुत ज्यादा इससे मतलब उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि कैसे मतलब एक पार्टी इतनी आगे बढ़ रही है। तो उन्होंने क्या किया, बोल्शेविक पार्टी के जो मेंबर्स थे उनको सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स। फैक्ट्री में कामकाज दे स्टॉप्ड वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री, देन दे अरेस्टेड द लीडर्स ऑफ द बोल्शेविक पार्टी। देन अब देखो, फरवरी फरवरी में आपने देखा, फरवरी रेवोल्यूशन के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टार्ट हुई केरेंस्की के प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर। अब दोनों किसके बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच में और बोल्शेविक पार्टी के बीच में। ठीक है, वहां पे बहुत फेमस स्ट्रांग होती जा रही थी बोल्शेविक पार्टी। तो इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी वहां पे एक अलग सोशलिज्म को स्टैब्लिश करना चाहती थी। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब क्योंकि सरकार तो प्रोविजनल गवर्नमेंट की थी, तो उन्होंने किसी भी तरह से इनको दबाने की कोशिश की। Peasants and the socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land. Land committees were formed and peasants seized land between July and September 1917. तो जो ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, जो आपके बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स थे, उन्होंने किसानों से कहा कि जितनी भी एक्सेस जमीनें हैं बड़े जमींदारों के पास, उनसे छीन ली जाए और उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। तो ये सारी जो है मतलब डेवलपमेंट्स रशिया में हो रहे थे। अब आता है अक्टूबर रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर जो रेवोल्यूशन है, आप देख लीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 6-7 मंथ के बाद आपका अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ। इसका मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई, वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, और उनकी जगह बोल्शेविक पार्टी ने ले ली। अब ये हुआ कैसे? On 16th October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. तो पेट्रोग्रेड सोवियत आपको पहले आपने देखा था बनी हुई थी, और बोल्शेविक पार्टी ने कहा कि हम दोनों मिलकर क्या करते हैं कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको हटा देते हैं। अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत टू ऑर्गेनाइज सीएजर। सीएजर मतलब क्या होता है, किसी पे कब्जा करना। तो ये किस पे कब्जा करना चाहते थे? सरकार पे। सरकार को हटा के वो अपनी खुद की सरकार बनाना चाहते थे। तो इसके लिए इन दोनों ने क्या किया, पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी बनाई। ठीक है, मतलब मिलिट्री मतलब जो कि उसमें एक होता ना कि अगर ये प्यार से नहीं मानेंगे तो वायलेंस के थ्रू हम इनको कब्जे में ले लेंगे। तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई जिसका काम था कि सरकार को हटाना। देन अब ये अपराइजिंग स्टार्ट कब हुई? ऑन 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर को अपराइजिंग स्टार्ट हो गई रशिया में। अपराइजिंग मतलब वही सब जो होता है ना, सीएजर, जगह जगह छापे मारना, जगह जगह जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो मेंबर्स उनको अरेस्ट करना। प्राइम मिनिस्टर करेंस्की लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। प्राइम मिनिस्टर जो थे करेंस्की, जिनकी फोटो अभी आपने से पहले देखी, ही लेफ्ट द सिटी एंड ही कॉल्ड ट्रूप्स इन रशिया, मगर रशिया जहां भी ये हो रहा था। ठीक है, then military men loyal to the government seized the buildings of two Bolshevik newspapers. Pro-government troops were sent to take over telephone and telegraph offices and protect the Winter Palace. तो आर्मी जो थी वो देखो, कुछ आर्मी जो थी वो बोल्शेविक की तरफ थी, और जो अदर कुछ आर्मी जो थी वो बोल्शेविक्स को सपोर्ट कर रही थी। तो जो आर्मी गवर्नमेंट के साथ थी, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ थी, उन्होंने क्या किया, बोल्शेविक्स के 2 न्यूज़पेपर जहाँ पे पब्लिश होते थे, उस बिल्डिंग को बिल्कुल जो है अपने कब्जे में ले लिया, सीएस कर लिया। उसके बाद उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसर्स को भी अपने कब्जे में कर लिया, ताकि जो ये बोल्शेविक लीडर्स हैं वो आपस में बात ना कर पाए, उनकी बातें जो है वो रिकॉर्ड कर लें। एंड देन वो विंटर पैलेस पहुंचे। विंटर पैलेस जहाँ पे प्राइम जो है मतलब एक मेन वो है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे आर्मी चली गई। तो आर्मी जो थी उसने पूरी तरह से जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट का सपोर्ट किया। In response, military revolutionary committee ordered to seize government offices and arrest the minister. अब इसके बदले में जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई थी उसको ये कहा कि उन्होंने क्या किया, जगह जगह जो है मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया, जो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स थे उनको अरेस्ट किया, और फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी अपने कब्जे में ले लिया।
ठीक है। द अरोरा शिप शेल द विंटर पैलेस, अदर शिप्स टूक ओवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, बाय नाइट द सिटी हैड बीन टेकन ओवर एंड मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्रेड अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। ठीक है, तो मतलब जगह जगह जो है नाव को कब्जे में ले लिया गया है। फिर उसके बाद पूरे शहर को मतलब एक तरह से जो है इन्होंने धीरे धीरे अपने कब्जे में लिया, और जो मिनिस्टर्स थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, उन्होंने सरेंडर कर दिया। ऑल रशियन कांग्रेस जो थे सबने उनका सपोर्ट किया। ठीक है, बॉल्शेविक्स को सपोर्ट भी काफी मिला। हैवी फाइटिंग इन मॉस्को, बाय दिसंबर द बॉल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। ठीक है, दिसंबर तक बॉल्शेविक्स ने क्या किया, मॉस्को पेट्रोग्रेड को भी अपने कब्जे में ले लिया। द पीपल इन्वॉल्व वर लेनिन, द बॉल्शेविक्स ट्रूप्स, ये सब लोग इन्वॉल्व थे, मतलब कि लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, ही वॉज द मेन लीडर, और उसके अंदर जो बॉल्शेविक्स के और थे मेंबर्स थे, और जो ट्रूप्स थे, ट्रूप्स कौन से थे, जो कि सरकार के खिलाफ थे, तो वो सब जो है उन्होंने मिलकर अपराइजिंग किया है। नाउ इफेक्ट्स, हाथों में नहीं था, अब सरकारी हाथों में चला गया। The land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. The land was declared as social property. अब लेनिन ने काफी चेंजेस किए, और उन्होंने लैंड को जो है, क्योंकि अब जो लेनिन थे वो लीडर बन गए थे रशिया में, सो ही डिक्लेयर्ड द लैंड एज अ सोशल प्रॉपर्टी, एंड उन्होंने कहा कि किसी के पास भी जो है एक्सेस जमीनें नहीं रहेंगी। एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नॉबल, और जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको उन्होंने पूरी आजादी दे दी कि जो भी नॉबल्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, उनके पास जितनी एक्सेस जमीन है वो आप उनसे छीन कर अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो जगह जगह आप समझ लो कि जो नॉबल्स की जो थे, नॉबल्स कौन होते थे, ऑफिसर्स, जो कि किंग के कोर्ट में ऑफिसर्स थे, उनकी हालत आप सोचिए क्या होगी कि उनको मतलब जो जब परमिशन मिल गई फार्मर्स को, तो वो जगह जगह उनके पैलेस पे जहां भी ये नॉबल्स रहते थे उस पर छापामारी करने लगे और उनसे उनकी जमीनें छीनने लगे। देन जो ओल्ड एरिस्टोक्रेट्स थे, एरिस्टोक्रेट्स मतलब मिनिस्टर्स जो थे, जिनको मतलब बिना काम के ही उनको टाइटल मिला हुआ था, वो उनसे सब कुछ छीन लिया गया। मतलब जो भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे लोग, जो भी मिनिस्टर्स को या फिर जिनको भी बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, उनसे वो चीजें छीन ली गई। और अब ये था कि जो काम करेगा उसको उसी को बेनिफिट मिलेगा, जो फालतू में जो पहले से उनको मिलता आ रहा है उसके हिसाब से उनको अब बेनिफिट नहीं मिलेगा। Then new uniforms were designed for the army and officials. Russia became a one party state. एक ही पार्टी वहां पे बॉल्शेविक पार्टी सर्वाइव कर रही थी. Trade unions were kept under party control. A process of centralized planning was introduced. This led to economic growth. और वहां पे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इंट्रोड्यूस हुई कि मतलब एक सरकार है और उसने पूरे रशिया के लिए प्लानिंग शुरू की डेवलपमेंट के लिए। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, एंड कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म्स स्टार्टेड। कलेक्टिवाइजेशन मतलब क्या होता है कि जब खेतों को एक साथ मर्ज करके खेती की जाती है तो इसको कलेक्टिवाइजेशन कहा जाता है, और ये रशिया की ही देन है, वहीं पे ये चीजें स्टार्ट हुई थी। क्लोथ कॉम्पिटिशन वर ऑर्गेनाइज्ड, बॉल्शेविक पार्टी रीनेम्ड एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, उसका नाम रख दिया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया, जो आज के टाइम में भी एग्जिस्ट करती है। In 1917, conducted election but did not get majority. Signed peace treaty with Germany at Brest-Litovsk. The secret police called Cheka Ovpu NKVD started. ये इतना कुछ है नहीं, आप बस इतना समझ लीजिए कि जैसे ही बॉल्शेविक्स पार्टी आए हैं, उन्होंने वॉर में से अपना नाम हटा लिया है और पीस ट्रीटी साइन कर ली। उन्होंने देखा ना कि वॉर जो है बहुत ही डेंजरस है, इससे नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने, अब देखते हैं क्या होता है। द सिविल वॉर, व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर्ड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम द बोल्शेविक अपराइजिंग। अब देखो सिविल, एक गृह युद्ध शुरू हो गया रशिया में। गृह युद्ध मतलब जो आपस में ही लोग लड़ने लग जाते हैं एक देश में, उसको सिविल वॉर कहा जाता है। ठीक है, सिविलियंस जब आपस में लड़ते हैं तो उसको सिविल वॉर कहा जाता है। अब हुआ क्या, जैसे ही बोल्शेविक लेनिन ने ये कहा कि जो भी किसान है वो जमीनें छीन ले, तो अब क्या हुआ, जो आर्मी में लोग थे उनको लगा कि हम तो आर्मी में यहाँ पे काम करते रह जाएंगे और यहाँ पे दूसरे लोग जो है जमीनें छीन कर बैठ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो आर्मी पर्सनल थे वो भी फार्मर्स, वो भी उनका भी। हेलो, कौन बोल रहा बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम, बाय मिस्टेक खुल गया था। ओके, तो मैं ये कह रही हूँ कि जगह जगह जो है रशिया में आपने जाना देखा कि मतलब अपराइजिंग स्टार्ट हो गई थी, जमीन छीनने के लिए काफी होड़ मची हुई थी। तो
ये था कि आर्मी वाले जो थे उन्हें लगा कि अगर हम यहाँ पे काम कर ड्यूटी पे रहेंगे तो हमारे जो क्योंकि उनका आर्मी का एग्रीकल्चर फार्मर्स का बैकग्राउंड था, तो बहुत लोग ने आर्मी छोड़कर वो भाग गए कि हम भी जो है जमीनें छीन लेंगे, जो भी एक्सेस जमीन है। Non-Bolshevik socialists, liberals, and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. They formed their troops and were called Greens, which would fight against Bolshevik Red. तो Bolshevik की जो आर्मी थी उसको रेड कहा जाता था, और जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी अपनी एक आर्मी बनाई ग्रीन्स। उन्होंने कहा ना कि ये जो इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि एक्सेस जमीनें छीनने के लिए, उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो दूसरे लोग थे सोशलिस्ट एंड लिबरल्स, उन्होंने ग्रीन्स करके एक जो है आर्मी जो है उसको तैयार किया। द प्रोज आर वाइट्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप। ऑल द दीज फॉट अ वॉर विद द बॉल्शविक्स। ठीक है, अब देखो एक तरफ रशिया में बॉल्शविक्स थे और एक तरफ दूसरे लोग थे जो कि किंग के सपोर्टर थे। किंग तो वैसे चला गया था, लेकिन अभी भी कुछ तो होता ना, एक ग्रुप होता है जो कि किंग को ही अच्छा मानते थे, किंग के ही सपोर्टर, जो अमीर लोग थे स्पेशली जो रशिया में, जिनसे जमीनें छीन ली गई थी, जिनसे उनके अधिकार छीन लिए गए थे, तो वो तो बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ थे। अब सपोज एक इंडिया में आप सोच लीजिए कि इंडिया में पहले आप राजा महाराजा थे, उनके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस थे, ठीक है ना। अब ब्रिटिश आर्मी थी यहाँ पर, तो उनको उनके मजे थे, ब्रिटिश आर्मी उनको हर तरह से सपोर्ट करती थी, ठीक है। अब जब यहाँ की सरकार खुद की बनी है, तो सरकार ने इनसे जमीनें छीन ली। तो वैसे तो इंडिया में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक केस ये मान लो अगर ऐसा होता कि जो राजा महाराजा थे, जो जमींदार थे, वो इंडियन गवर्नमेंट से नाराज भी हो सकते थे कि भाई अंग्रेजों के टाइम तो हमारे मजे थे और इनके टाइम हमारी सारी जो प्रिविलेजेस है वो हमसे छीन ली गई हैं, हमारे जो भी पावर थी, जो भी हमारा प्रॉपर्टी था, वो हमसे छीन लिया गया, ठीक है। तो इंडिया में तो वैसा नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में तो भाई अपनी खुद की गवर्नमेंट बन गई। लेकिन रशिया में उस समय सिचुएशन थोड़ी और मतलब बहुत सही नहीं थी, क्योंकि और भी इंटरनेशनल हैपनिंग्स हो रही थी। तो बोल्शेविक पार्टी से काफी ज्यादा लोग नाराज थे रशिया में, जिनको प्रो जार वाइट्स कहा जाता था, जो कि राजा के ही सपोर्टर थे। और उनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था? बाहर से। फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज जो आर्मी थी वो उनको सपोर्ट कर रही थी। और ये सब के सब किससे लड़ रहे थे? बोल्शेविक से। In 1920, the Bolshevik controlled most of the former Russian Empire. Then ये सब ठीक है, बट जो बोल्शेविक थे उन्होंने काफी ज्यादा मतलब जो है पूरा कैप्चर कर लिया था। Now making a socialist society. The Bolsheviks kept industries and bank nationalized during the Civil War. A process of centralized planning was introduced. तो वैसे तो रशिया में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, मतलब बहुत सारे लोग बोल्शेविक्स के खिलाफ थे, आपस में लड़ रहे थे, जमीनें छीनी जा रही थी, काफी कुछ हो रहा था, क्योंकि जब सिस्टम चेंज होता है तो काफी बदलाव आता है, ठीक है। लेकिन तब भी बोल्शेविक जो थे उन्होंने इंडस्ट्रीज को और बैंक्स को बिल्कुल अपने कब्जे में रखा, सरकार के कब्जे में रखा, उसे प्राइवेट हाथों में नहीं दिया। और उसके बाद सेंट्रलाइज प्लानिंग का जो सिस्टम है उसे इंट्रोड्यूस किया कि प्लानिंग जब होगी, प्लानिंग के साथ हम काम करेंगे। जैसे होता है ना इंडिया में भी होता है पंचवर्षीय योजना, वैसे उन्होंने अपनी कंट्री में स्टार्ट किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1927-32 में हुआ, सेकंड 5 ईयर प्लान 1933-38 में हुआ, और इसके बीच में 100% सीन इन ऑयल, कोल एंड स्टील, मतलब ये काफी इंडस्ट्रीज का जो है ग्रोथ हुआ है। Then in the city of Magnitogo, the construction steel plant completed. जो मैग्नीटोगो वहाँ की एक सिटी था, वहाँ पे कोल एंड स्टील प्लांट लगाए गए, सॉरी स्टील प्लांट लगाया गया, जहाँ पे काफी ज्यादा जो है प्रोडक्शन होने लग गया। स्कूलिंग सिस्टम, हाउसिंग, हेल्थ केयर, सब कुछ जो है बेहतर बनाया गया रशिया में। देन इन 1928 कुलक्स वर रेडेड। इन 1929 कलेक्टिवाइजेशन स्टार्टेड इन कोलकोस। मतलब ये आपको बता रहा है कि रशिया में क्या था। कोलकोज मतलब क्या होता है? कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग मतलब देखो यहाँ पे स्टेलिन, अच्छा लेनिन के बाद स्टेलिन बना वहाँ का नेता, क्योंकि लेनिन जो था वो मर गया, उसके बाद उसकी डेथ के बाद स्टेलिन आया, और स्टेलिन जो है उसने कलेक्टिव फार्मिंग जो है इंट्रोड्यूस की है। कलेक्टिव फार्मिंग मतलब क्या होता है कि जो भी किसान होते हैं वो अपने जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इंक्लूडिंग लैंड, सबको वो एक साथ मिला देते हैं और उस पर खेती करते हैं, तो इससे उनको बेनिफिट ज्यादा होता है और वो सारी चीजों का बेनिफिट उठा पाते हैं। मान लो एक के पास जो है ट्यूबवेल है, ट्रैक्टर है, दूसरे के पास नहीं है, तो वो भी उसका फायदा उठा सकते हैं आपस में मिलजुल कर काम करके, ठीक है। तो इसको कलेक्टिवाइजेशन कहा जाता है, और पूरे रशिया में जो है कलेक्टिवाइजेशन का जो फार्मिंग सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस हो गया। वहां पे अभी भी जो है कलेक्टिवाइजेशन फार्मिंग होती है, उसी को कॉलकोस कहा जाता है। 1929 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। Then 1929-31 cattle fell by ये 1939 30 bad harvest led to famine, मतलब सूखा भी आगे, काफी मतलब प्रॉब्लम भी आगे रशिया ने फेस की है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, अभी जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसका पूरे विश्व में इसका क्या असर पड़ा? इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड। जगह जगह कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई, जैसे आप चाइना देख सकते हो, चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी है। बोल्शेविक्स एनकरेज्ड कम्युनिज्म।
Conference of People of East 1920 conducted by the time of World War II, USSR had given socialism a global face. ठीक है, जब तक वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ है 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है, तब तक रशिया एक बहुत बड़ा एक कंट्री बन के उभरा था जहां पे सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी. एक बैकवर्ड रशिया इससे पहले बैकवर्ड कंट्री था जब किंग के रूल में था, लेकिन अब जो है रशिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री बन गया था. By the end of 18th century, the international reputation of USSR as a socialist country had declined, but socialist ideals are enjoying and have respect among the people. USSR disintegrated जो है 26 यहाँ पे डेट प्लानिंग नहीं दी हुई, ये 1991 में जो था यूएसएसआर जो था वो टूट गया. मतलब कहा जा रहा है कि यूएसएसआर स्टार्टिंग में जो था बहुत पावरफुल देश बन के उभरा, लेकिन धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस जो है वो कम होने लग गया और यूएसए जो था वो सुपर पावर बन गया. और उसके बाद जो है यूएसएसआर जो है धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने सेंट्रलाइज कर रखा था जो उसके, और मैंने कहा ना रशिया एक बहुत बड़ा उस समय देश हुआ करता था जो बहुत बड़ा, और वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई अपने और एरियाज में. इसका रिजल्ट का नतीजा क्या हुआ कि जगह जगह अलगाववाद की फीलिंग हुई और लोग जो है टुकड़ों में डिवाइड हो गए. मतलब पूरा देश जो था 15 देशों में डिवाइड हो गया, जो आपने से स्टार्टिंग में मैंने आपको स्लाइड में बताया था, है ना. यूक्रेन जो था, कजाकिस्तान था, है ना, किर्गिस्तान था, तो ऐसे देशों में डिवाइड हो गया रशिया. और अभी जो रशिया एक बचा हुआ है वो उसका साइज काफी छोटा हो गया है. ठीक है, पेरिस कम्यून, देन मार्सिलिस रिटन एज अ वॉर सॉन्ग इन 1972. तो अब ये सब जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तो ये आप जो चीज इम्पोर्टेंट थी यहाँ तक वो आपने पढ़ लिया है. तो बेसिकली देखो इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि इंडियन रशियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड स्टार्टिंग में 18th सेंचुरी में 3 ग्रुप्स में डिवाइड था आइडियोलॉजी के हिसाब से, रेडिकल, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव, और सबकी अपनी अपनी विचारधारा थी. फिर किस तरह से जो लोग थे वो जार के रूल से खुश नहीं थे, किंग के रूल से, दे वर डिससेटिस्फाइड बिकॉज द प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज वर राइजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट वाज ह्यूज, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से हुआ तो वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी काफी ज्यादा बढ़ गई थी. कुछ लोग थे जिनके पास बहुत एक्सेस प्रॉपर्टी थी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी बिल्कुल कम थी. तो इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे जो है अराइज हो गई थी. देन जो है किंग को कोई इससे मतलब नहीं था, उल्टा किंग ने जो है लोगों के ऊपर अटैक करवा दिया आर्मी से. फरवरी रेवोल्यूशन हुआ जिसमें फरवरी रेवोल्यूशन के बाद जो है किंग को देश छोड़ के जाना पड़ा, वो भाग गया, मतलब उसने अपना जो है छोड़ दिया पोस्ट. उसके बाद वहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है फरवरी रेवोल्यूशन के बाद, और प्राइम मिनिस्टर कौन था, केरेंस्की. ठीक है, वहाँ की सरकार का. लेकिन उससे भी लोग डिससेटिस्फाइड थे और बोल्शेविक पार्टी ने जो है अपनी नींव बहुत मजबूत कर ली, पब्लिक के बीच में सोशलिज्म का काफी ज्यादा उसे पॉपुलराइज कर दिया. तो अब बोल्शेविक्स के अंडर लिए सपोर्ट बढ़ता गया और नतीजा क्या हुआ, अक्टूबर में अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ. और पब्लिक जो थी वो पब्लिक क्या मतलब जो बोल्शेविक और प्रोविजनल गवर्नमेंट में काफी ज्यादा उनकी दोनों के पास आर्मी थी अपनी अपनी, और दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई है. और लेकिन फाइनली बोल्शेविक्स ने प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया, उनको पूरे हटा के कब्जा कर लिया पूरी सरकार पे. और उसके बाद जो है बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया. देन उसके बाद इंडस्ट्रीज को कब्जे में ले लिया, क्योंकि जब सरकार अपने कब्जे में ले लेती है तो वो बेहतर तरीके से काम करती है. वर्कर्स के ऊपर भी, उनके हेल्थ, सैनिटेशन, हाउसिंग के ऊपर काफी अच्छा काम किया. लैंड जो था, एक्सेस जमीनें छीनकर जो गरीब फार्मर्स थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया. इससे काफी कलेक्टिवाइजेशन फार्मिंग इंट्रोड्यूस हुई रशिया में. तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद काफी बदलाव आए वहाँ पे. वो बात अलग है कि वहाँ पे सिविल वॉर भी हुआ, क्योंकि जो किंग के सपोर्टर थे वो अभी भी वहाँ प्रेजेंट थे और उनको बाहरी सपोर्ट की वजह से वो बोल्शेविक के साथ लड़ाई कर रहे थे, लेकिन वो उनको दबा दिया गया, बोल्शेविक्स ने उनको भी हटा दिया. और बोल्शेविक्स के बाद वहाँ पे लेनिन की डेथ के बाद वहाँ पे स्टालिन जो थे वो दूसरे लीडर वहाँ पे बन के आए और काफी अच्छा काम हुआ. धीरे धीरे जो है रशिया मतलब उसने वॉर से भी अपना नाम हटा लिया था, काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे उसने काफी जोर दिया और रशिया एक बहुत ही डेवलप कंट्री बन के आगे के टाइम में उभरा है. तो ये जो है पूरा हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा हिस्ट्री रहता है टफ, लेकिन बेसिकली आपको देखो ब्लडी संडेज में पढ़ना है. 1905 का ब्लडी संडे क्या था, जिसमें फादर गैपन के अंदर कई जो मजदूर थे वो विंटर पैलेस के सामने जाकर, जहाँ पे किंग रहा करता था पेट्रोग्रेड में, वहां पे जाके उन्होंने हंगामा मचाया था मतलब अपने अपने राइट्स के लिए. लेकिन जो वहां पे आर्मी ने आर्मी और कुसैक्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे. ये संडे को दिन हुआ था, इसलिए इसको जो है ब्लडी संडे कहा जाता है. फिर उसके बाद आपको फरवरी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि फरवरी रेवोल्यूशन क्या था और क्यों हुआ था और उसके क्या इफेक्ट्स थे. फिर आपको अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि क्या था, क्या किस लिए कैसे हुआ और इसके नतीजा क्या था.
तो ये सब मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, आप उसमें से इसको कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी आप इसके कर लीजिएगा। तो हिस्ट्री ये मत सोचिएगा कि आप हिस्ट्री हम छोड़ देते हैं, हिस्ट्री नहीं समझ में आती, आप इसको भी करने की पूरी कोशिश आप करिएगा, ठीक करना आप, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर ओवर होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। ठीक है, मैं आपको जो है क्वेश्चन आंसर सब भेज दूंगी, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मैम